सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम ये पढ़ेंगे कि क्या संविधान की उद्देश्य में संशोधन हो सकता है। कृपया विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को देखें और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आज हमारा क्या प्रश्न है, क्या संविधान की उद्देश्य में संशोधन हो सकता है। तो ये जाहिर सी बात है कि संविधान की उद्देश्य का निर्माण भी उसी ढंग से हुआ है, उसी ढंग से इस पर बहस हुई है, प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, वाद विवाद हुआ है, बहस हुई है, तब उद्देश्य को स्वीकार किया गया है। और किसी भी निर्माण में उद्देश्य ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उद्देश्य ही ये उद्देश्य निर्धारित करता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है, किस लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं, और हम संविधान बनाएंगे तो कैसा संविधान बनाएंगे। इन सारी बातों का स्पष्टीकरण उद्देश्य के द्वारा ही होता है। अतः हम यहाँ ये देखेंगे कि विभिन्न संस्थाओं के द्वारा यथा उच्चतम न्यायालय आदि के द्वारा ये क्या सिद्ध हुआ है कि उद्देश्य में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। भारत के संविधान की उद्देश्य संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान का अंग है। इस संविधान सभा में किसी भी अन्य भाग की तरह उद्देश्य के लिए भी बहस हुआ है, उद्देश्य के लिए भी प्रस्ताव पेश किया गया है। ठीक है, उसे भी विधिवत अधिनियमित और अंगीकृत किया गया है। उद्देश्य पर अंतिम मतदान करते समय अध्यक्ष ने कहा था, प्रस्ताव यह है कि उद्देश्य संविधान का अंग बने। क्या कहा था? प्रस्ताव यह है कि उद्देश्य संविधान का अंग बने। उद्देश्य संविधान का अंग बने। ठीक, ये अध्यक्ष ने कहा था। किसने कहा था? अध्यक्ष ने ये बातें कही थी कि प्रस्ताव यह है कि उद्देश्य संविधान का अंग बने। अतः यह उचित ही था। ठीक है, कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग माना। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि प्रस्ताव जिसमें अध्यक्ष ने जो प्रस्ताव रखा था कि उद्देशिका संविधान का अंग बने, यहाँ संविधान सभा में ये बातें हो गई। अब आगे हम बढ़ते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने क्या किया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्पष्ट हो रहा है, दिख रहा है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का अंग माना। संविधान का अंग माना। ठीक है, संविधान का अंग माना। किसने माना? उच्चतम न्यायालय ने। उद्देश्य संविधान के किसी भी अन्य भाग की तरह संविधान का अंग है, उसमें भी अन्य भागों की तरह संशोधन हो सकता है। ठीक है, जब उद्देश्य संविधान के किसी अन्य भाग की तरह ही संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, तो जाहिर सी बात है, तो उसमें भी उसी तरह संशोधन हो सकता है। उसमें भी उसी तरह संशोधन हो सकता है जिस तरह संविधान के अन्य भागों में संशोधन होता है।
ठीक है। उसी तरह संशोधन हो सकता है जिस तरह संविधान के अन्य भागों में संशोधन होता है। जैसा कि आप देखते हैं कि 1976 के 42वें संशोधन 42वें संशोधन में क्या हुआ था, उद्देशिका में भी संशोधन किया गया था। उद्देशिका में भी संशोधन किया गया था। उद्देशिका में भी संशोधन किया गया था। तो ये संविधान का अंग था और इसीलिए उसी प्रणाली से संशोधन किया गया था जिस प्रणाली से संविधान के किसी अन्य भाग में संशोधन किया जाता है। ठीक है। और जब 1976 के 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका में क्या क्या किया गया था, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था शब्द, तथा राष्ट्र की एकता। केवल जो पहले क्या था, राष्ट्र की एकता शब्द था, तो उसके स्थान पर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। एकता एवं अखंडता शब्द क्या जोड़ा गया? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। और इसमें भी उसी पद्धति से यानी आर्टिकल 368 के तहत ही संशोधन हुआ, उसी प्रक्रिया से संशोधन हुआ जो संविधान के किसी अन्य भाग में संशोधन के लिए आवश्यक है। इस तरह ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उद्देशिका भी संविधान का अंग है। उद्देशिका में उसी तरह संशोधन किया जा सकता है जिस तरह से किसी संविधान के किसी अन्य भाग में किया जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने भी उद्देशिका को संविधान का अंग माना। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि उद्देशिका संविधान का अंग है और उसी तरह इसमें संशोधन किया जा सकता है। धन्यवाद।